और सारी है? यस मैम। कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। इस जल प्रलय में, टेक्स्ट बुक हाथ में रखेंगे। इस जल प्रलय में, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में मतलब एक समुद्र है, उसमें जो उथल पुथल हुई है, उसी के संदर्भ में लेखक ने ये प्रस्तुत किया है, ये पाठ शुरू किया है। उसमें मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोशी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी महानंदा, कोशी, पनार और गंगा, यहाँ जब बाढ़ आती है तो यहाँ बाढ़ पीड़ित लोग आकर यहाँ पर पनाह मीन्स मदद लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर जब श्रावण का महीना आता है तो उस धरती पर गाय, बैल, भैंस और इत्यादि पशु और जानवर झुंड मुंड बनाकर वहां पर आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि उस क्षेत्र में रहने वाले, उस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ था, फिर भी मैं कई लोगों जैसा, यानी किसी को तैरना नहीं आता था, मुझे भी तैरना नहीं आता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा से पार्टी क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। यानी मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता था। मैं स्वयं सेवक था, मैं सोशल वर्कर था, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता था। तो मैं बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए जरूर पहुंच जाया करता था। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, यानी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मुझे एक टॉपिक दिया गया था, उसमें क्या कहा, उस टॉपिक का नाम था बाढ़ पर लेख लिखिए। तो उस लेख को मैंने इतना अच्छे से लिखा, इतने अच्छे से प्रस्तुत किया कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिली, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। और धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ, मैं उसी कहानी को नए पाठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखक कहता है, जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने इतने सारे लेख लिखे हैं। उसके अलावा मेरे कई सारे, बहुत सारे उपन्यास भी हैं जो बाढ़ आने पर विनाश लीलाओं की अनेक चित्र, अनेक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। मैं उस गांव में जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे गांव में गिरता, यानी पानी से घिरा हुआ, या मैं पानी में बहता हुआ, या मेरा घर धसकता हुआ, ये सारी आपदाएं को मैंने कभी महसूस नहीं किया। वह तो पटना शहर में 1996 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। ये ऐसी जगह है, इन्हें आप अपने पाठ में पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आप देख पाएंगे। अभी तो किसी स्टूडेंट के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुने, कंसंट्रेशन बनाए तो देखेंगे क्या ये जो कंकड़बाग है, राजेंद्र नगर है, ये सारे निचले पर, यानी नीची जगह पर इनका निवास था। तो वो नीचे का हिस्सा था, वो बाढ़ पीड़ितों से ज्यादा ग्रस्त हो जाता था, वहां बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाता था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। मैंने कुछ समय के लिए जरूर देखा ये बाढ़ की आपदा,
इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, इसलिए मैंने देखा कि बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, घुसने लगा, अंदर जाने लगा, तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। यानी जो पटना शहर है उस पर पानी छाती के ऊपर तक आ गया, यानी बहुत पानी हो गया, सारा पटना डूब गया पानी में। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। हम क्या करने लगे, वहां जो भी दिया सलाई, मोमबत्ती, आलू, जो हमारे पास घर का सामान था उसको लेकर और कंपोस्ट की गोलियां लेकर हम प्रतीक्षा करने लगे कि बाढ़ का पानी नीचे उतर जाए तो हम लोग सुरक्षित हो जाएं। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। जब मैंने सुबह अखबार में या समाचार में देखा तो पता चला कि मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान भी पूरी तरह पानी पानी, यानी सभी जगह पानी भर गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया, और मुझे दोपहर में पता चला है जो गोलघर है ना वो सारा पानी से घिर गया है। यो सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे केछे, यानी ये बंगला भाषा है, उसके हिसाब से पूरा ये सारी चीजें यानी गोलघर और मुख्यमंत्री निवास ये सभी कुछ पानी में जलमग्न हो गए। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, जब मैं इस कॉफी हाउस में कॉफी पीने के लिए निकला तो ऑटो रिक्शा वाला बोलता है और हंसकर कहता है, आप कहाँ जाइएगा लेखक महोदय, अब आप कहाँ जा रहे हैं? कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी कॉफी हाउस आप जाने की कह रहे हो, वहां तो अब तक पानी ही पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना। लेखक की उत्सुकता थी कि पानी कैसे घुस गया, कितना घुस गया है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र, मेरे साथ एक कविता लेखक विशेषज्ञ व्याख्याता कवि मित्र थे। जो मेरे मित्र थे वो आचार्य हैं, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वागतोक्ति से कभी बोर, जो मेरी जो रचनाएं थी उनसे कभी वो बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर पैदल लोग पानी देखने, ये सारे लोग है ना, कोई मोटर पे जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई टमटम से और कोई रिक्शे से, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो पैदल भी जा रहे हैं कि पानी कहाँ तक एंट्री कर चुका है, यानी कहाँ तक पहुंच चुका है। लोग पानी देखकर लौट रहे, और जब उन्होंने देखा बाढ़ में चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो उसको देखकर वो वापस भी लौटने लगे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। जो भी देखने जाता वो यही देखता कि पानी आखिर आ कहाँ तक गया, है ना। अब श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये सारी जगह है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र है, उसका भी कहीं अता पता नहीं लग रहा है। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, भट्टाचार्य रोड है उस पानी आ गया हुआ, लेखक का ऐसा सोचना है। छाती भर पानी है, पानी यहाँ पे यानी काफी ऊंचाई तक पानी आ गया है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, और जो कॉलेज है वीमेंस का उनके पास भी पानी डूबा हुआ है, यानी उसमें कोई आदमी भी डूब सकता है, इतना पानी आ रहा है और आ गया यानी घुस गया, पानी अंदर तक आ गया और बह रहा है। जब कॉफी हाउस के पहुंचे तो कॉफी हाउस के पास कॉफी हाउस बंद कर दिया गया, क्योंकि उस जगह भी काफी पानी था, यानी पानी ही पानी हो रहा है ना। तो सड़क के किनारे एक मोटी डोर की शक्ल में गेरुआ जहाज पानी में तेजी से सरकता आ रहा था। एक लाल कलर का झाग है ना, वो पानी में तेजी से खिसकता हुआ आ रहा था। आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है,
वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। तो मैंने आचार्य जी से कहा कि आपको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु का तरल दूध, ये जो गेरुआ रंग का पानी आ रहा है, ये मृत्यु का संकेत है, मृत्यु का एक बहता हुआ दूत है, एक संदेश वाहक है जो मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला है ना, वो बहुत बहादुर है, दिलेर है, वो कहता है साहब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आगे और चले। भीड़ भीड़ का एक आदमी आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। वो रिक्शा वाले से बोलते, कहाँ जा रहे हो, वहां पे स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने रिक्शे वाले से अनुभव भरे स्वर में पूछा, कहा लौटा ले भैया आगे बढ़ने की। मैंने कहा इस आदमी ने जिसने रोका है उसे अनुभव होगा, इसलिए वो हमें टोक रहा है कि आगे बढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं, हम यहीं से पानी को देखकर वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर, हम रिक्शे से उतरकर गांधी मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। पानी की तेज धारा पर लाल हरे विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। यानी पानी की धारा में लाल हरे इस तरह के कलर और विज्ञापनों की परियां, जो विज्ञापन होंगे वो भी निकल के पानी में बह रहे, तो लोग उनको जैसे देख रहे हैं कोई सांप लहराता हुआ पानी से निकल रहा है। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे और गांधी मैदान की रेलिंग के पास काफी संख्या में लोग खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंचा। दशहरे का दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। जैसे दशहरा का त्योहार होता है, उत्सव होता है, उसमें रामलीला मैदान में जब रावण का पुतला दहन किया जाता है, शायद उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी यहाँ बाढ़ के पानी को देखने के लिए लोग इकट्ठे हैं। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक आवरण आच्छादित हो रहा था। गांधी जो स्थान है, गांधी आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, गांधी मैदान और खेल कूद वाली सारी स्मृतियां, सारी यादें आवरण आच्छादित, यानी हमारे ऊपर छा रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। हरियाली थी, उस पर सने मने धीरे धीरे पानी देखने का अनुभव मेरे लिए एक नया अनुभव था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गमार जोर जोर से, उसी बीच एक अधेड़ उम्र का, यानी जो 40 और 45 के बीच की उम्र का होगा, और मुष्टंड यानी ताजा, गमार यानी गांव, थोड़ा गांव से संबंध रखने वाला, जोर जोर से बोल रहा था, जोर जोर से कह रहा था, जब दानापुर डूब रहा है तो पटनिया बाबू लोग पलट कर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। यानी वो अपनी इसी भाषा में बोल रहे कि दानापुर डूब रहा है, पटनिया बाबू लोग पलटन देखने भी नहीं गए, मतलब पटना के जो बाबू लोग हैं वो इतनी सारी जनता देखने तक नहीं आए। अब बताओ, मैंने अपने आचार्य मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती। मैंने अपने मित्र से कहा, आचार्य जी से बोला कि वही आदमी है जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है, यानी हर साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित होती हैं उसमें इसकी खोज होती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए, यानी दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ से ग्रसित यानी बाढ़ पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ो, उसको वहां पर रख के देखिए। शाम के 7:30 बज चुके, आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। शाम के करेक्ट 7 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र में स्थानीय यानी लोकल न्यूज प्रसारित हो रही थी। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप
उस न्यूज को, उस खबर को सुन रहे थे। उस दूरदर्शन पर आकाशवाणी से जो सूचना प्रसारण होती उसको वो ध्यान से सुन रहे थे। पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। लेखक कह रहा है कि पानी तो हमारी स्टूडियो है ना, उसकी सीढ़ियों तक आ गया है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर, यानी हमारा स्टूडियो है उसमें कभी भी अंदर तक पानी घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। ये समाचार जैसे हम सुन रहे थे लेकिन हमारा दिल दहला, यानी हमारे हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। हमारा हृदय धड़क रहा था जोर से। मित्र के चेहरे पर भी आतंक, और मेरे मित्र जो साथ में थे आचार्य जी, उन पर कई परेशानियों की रेखाएं उभर कर सामने आ रही थी। किंतु हम तुरंत ही सहज हुए, लेकिन हम घबराए नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल सरल हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। अपने चेहरे को छुपा लिया, जो घबराहट, जो बेचैनी हो रही थी उसको हमने प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा था। मैं खड़ा था, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति इस बाढ़ के पानी को देखकर परेशान हो रहा हो। पानी देखकर लौटते हुए हम लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। हमने बाढ़ का पानी देखा और हम लौट आए, लेकिन हम आम दिनों की, यानी सामान्य दिनों की तरह आपस में हंस बोल रहे थे और सभी कार्य विधिवत हो रहे हैं। जैसे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, टमटम वाला टमटम चलाएगा, ट्रक वाला ट्रक चलाएगा, टेम्पो वाला सवारियां ढोएगा, तो कोई भी काम नहीं रुका है। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप घर पर रीड करें, उस पर जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं लिखाऊंगी। अब बताएं आपको कितना समझ में आया। हेलो, बताइए। मैम हेलो, पूरा समझ में आया। क्या आया बताएं। मैम ये सॉरी, लेखक पूरा समझ में आ गया है। क्या आया बताओ, लेखक कहाँ गया था बताओ। मैम लेखक अपने देखने बताइए, बताओ, बताओ। लेखक अपने मित्र के साथ कॉफी शॉप जा रहा था, तो वहाँ पे पानी भरा था, तो फिर वो पानी देखने ही चला गया। तो रास्ते में उसको एक आम आदमी भी मिला जो अपनी लैंग्वेज में बता रहा था। वेरी गुड, ठीक है साक्षी। इस चैप्टर को सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट रीड करेंगे, है ना। और ध्यान से इसको पूरा फिनिश करके क्वेश्चन आंसर के नोट्स मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। ओके मैम। अब नेक्स्ट यस मैम। तो वो ढूंढ लेंगे, है ना, क्योंकि ये पीछे जा रहा है। ठीक है, यस मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। बताओ तुम क्या देखा, लेखक के साथ कौन था, क्या सुना तुमने। उसका मैं अभिषेक चौहान, यस मैम। बताओ। उसका मित्र था उसके साथ, लेखक के साथ, जो कि पानी बाढ़ पीड़ित एरिया को देखने जा रहे थे। और वो जो मित्र था वो कौन था। मैम वो रिक्शे वाला था। हाँ, कौन। कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो उनकी जो कविता लिखते थे उससे कभी बोर नहीं होते थे। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब तुमने ध्यान से देखा, है ना। ऐसे ही पढ़ोगे, बुक से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं, ओटी टाइप में भी आएंगे। आपका असेसमेंट जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप कर दी जाएगी। और जब मैं लिंक भेजती हूँ या भेजने से पहले प्लीज कोई भी स्टूडेंट बार बार नहीं पूछेगा, नो मोर क्वेश्चन कि मैम कब, क्या, क्यों, कैसे। उसके लिए आप बैक में जाएंगे, जो भी मैसेज छोड़ रखा है मैंने उसको देखेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन नहीं करना है ना, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, अभी से एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखना है। ओके,
यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई और बताएगा? यस मैम। पीयूष, लेखक का क्या नाम है? ईश्वरनाथ नाथ रेणु। ईश्वरनाथ रेणु। ईश्वरनाथ रेणु। आवाज नहीं? ईश्वरनाथ रेणु। जिससे पूछा जा रहा है वो बता, सब लोग क्यों बोल रहे हैं? सब लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछ रही हूँ वही बोलेगा, सभी शांत रहेंगे। तनिष्का कटारे। हेलो, तनिष्का बताएंगी? ये बताइए किस जगह पर बाढ़ थी? क्या सुना मेरा समझाने में क्या था आशय? वो क्या, कौन सी जगह थी जहां पर बाढ़ आई? मैम भावना, भावना यस मैम। बताइए। वह कौन सी जगह थी जहां पर बाढ़ आई? मैं बताऊं? हाँ बताओ अभिषेक। पश्चिमी पटना। यस। अच्छा ये बताओ अभिषेक, यस मैम। लेखक रिक्शे पर बैठकर कहाँ जा रहा था? लेकर रिक्शे पर बैठकर कॉफी हाउस जा रहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट। अच्छा, बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुंचा? मैम छाती। मैम बाढ़ का पानी छाती भर तक पहुंचा। किसने बताएगा? बाढ़ का पानी मैम कॉफी हाउस तक पहुंचा। बाढ़ का पानी उसके स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। सीढ़ियों तक, ठीक है। अनस, बाढ़ के पानी का मापदंड क्या था? मनुष्य की शारीरिक बनावट के कहाँ तक पहुंचा बाढ़ का पानी? छाती भर। मैम छाती के पास, छाती तक। वेरी गुड। इसका मतलब तुम लोग छाती तक। रोहित वर्मा, यस मैम। यस मैम। आप ये बताएंगे, जो ट्रैक्टर, टेम्पो, ये सारी चीजें बाढ़ के पानी के बाद मामा आपकी क्लास बताओ। हेलो, ओके, टाइम अप।